पिछले 2-4 दिनों में ना हमारे अननोन गनमैन भाई साहब ने लश्कर तोयबा के 2 टॉप आतंकवादियों को ठोक दिया। देश अभी इस खुशी की फील ले ही रहा था कि उससे भी बड़ी खबर आ गई। मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में जो सबसे धांसू काम किया है ना, बिना पब्लिक को पता चले, वो बताने से पहले कन्हैया कुमार नक्सलियों के बारे में क्या कहा करता था, वो सुन लीजिए। सारे शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद है, वो भोले वाले आदिवासी हैं। जो तथाकथित नक्सली हिंसा में शहीद हो रहा है वो भी उनके जैसा ही। देश में बात चल रही है कि अग्निवीरों को शहीद का दर्जा मिले और यहाँ पर नक्सलियों को शहीद का दर्जा देने की बात हो रही है। सही कह रहे हो बेटा। एंड आई थिंक अमित शाह ने इस आदमी की आधी बात को सीरियसली ले लिया है और जो अभी अमित शाह कर रहे हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल है। कल एसटीएफ और सीआरपीएफ वालों ने ना बसवराजू को ठोक दिया। उसके 26 और नक्सलियों के साथ 10 करोड़ का इनाम था इस आदमी के ऊपर और नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर था भारत के जंगलों में ये आदमी। ये बंदा भारत के सबसे घातक माओवादी हमलों का जिम्मेदार था और इसे नक्सलवादी आंदोलन की रीढ़ माना जाता है। कई हफ्तों की इंटेलिजेंस गैदरिंग के बाद इसे ठोका गया था। 30 से ज्यादा छत्तीसगढ़ में नक्सली ढेर हो गए। मोस्ट वांटेड इसमें बसवराज भी है। भारत के 26 सबसे खूंखार नक्सलियों को ठोकने के बाद 84 नक्सली अपने आप सरेंडर करने आ गए। अभी कुछ दिन पहले ही 42 नक्सली छत्तीसगढ़ में ठोक दिए गए थे और उसके 4 दिन बाद ही इंडियन फोर्सेस ने करगुत्ता हिल्स पर कब्जा कर लिया था, जो नक्सलियों का गढ़ था। और इस सबसे पता क्या हो रहा है, गढ़चिरौली नाम की ना एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर। वहां के गांव में आजादी के बाद पहली बार सड़क बन रही है और पहली बार बस पहुंच रही है इन लोगों के पास। एक बस को देखने के बाद ये लोग ढोल बजा बजा कर रिएक्शन दे रहे हैं। भाई साहब, आपको लग सकता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, नक्सली ठोकने से क्या होगा, क्या नक्सलवाद खत्म हो जाएगा इससे? जी हाँ, भारत से एक्चुअली में नक्सलवाद खत्म हो रहा है। ये जो आपको स्क्रीन पर मैप दिख रहा है ना, ये 2007 का है। नक्सलवाद नेपाल से शुरू होता था और तमिलनाडु तक पहुंच रहा था। भारत के लगभग 35 से 40% हिस्से पर इनका पूर्ण या आंशिक कब्जा हो चुका था। भारत के 180 जिले इस बीमारी से बुरी तरीके से प्रभावित थे। मार्च 2010 में भारत के होम सेक्रेटरी ने ऑफिशियली कहा था कि माओवादी 2050 तक ब्लड बाथ करते हुए भारत से डेमोक्रेसी को समाप्त करते हुए भारत पर कब्जा कर लेंगे। पर कभी भारत के 180 जिलों में फैले, भारत को अंदर से तोड़ते ये आतंकी अब सिर्फ 6 जिलों में रह गए हैं और 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद के सफाये का टारगेट रखा गया है। और मैं आज कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त। जी हाँ, जो लोग 2050 तक भारत को कब्जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे ना, वो आज ऑलमोस्ट खत्म कर दिए गए हैं और अगले कुछ महीनों में दीमक की दवाई को अच्छे से छिड़क दिया जाएगा, सब साफ हो जाएगा। 1980 से 2011 तक इन नक्सलियों ने 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी और 1 करोड़ से अधिक लोगों को बेघर कर दिया था। एक दूसरे आंकड़े के अनुसार 1996 से 2022 तक माओवादियों ने 13,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इनमें अधिकांश आम आदमी थे। 6 से 12 साल के बच्चों को ये लोग घर से उठा लेते थे, उन्हें ब्रेन वॉश करके उन्हें ट्रेन करते थे और फिर उन्हें देश के खिलाफ ही युद्ध में झोंक देते थे। परिवारों में दहशत भरने के लिए 4-4 साल के बच्चों को माँ के सामने जीवित दफन कर दिया जाता था। और भाई साहब, जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तो सरकारें कुछ नहीं कर पा रही थी। 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माओवादियों को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा खतरा कह दिया था, पर किया कुछ नहीं था। और जब सरकारें हथियार डाल देती हैं ना, तो लोग हथियार उठा लेते हैं। बिहार में भूमिहारों ने रणवीर सेना बना ली, यादवों ने लौरिक सेना बना ली, कुर्मियों ने भूमि सेना बना ली और खुद नक्सलियों से लड़ने लग गए। आंध्र प्रदेश में रेड टाइगर्स, तिरुमला टाइगर्स, पलांदू टाइगर्स, ऐसे अनेक ग्रुप बन गए थे। भारत के अंदर एक पूरा गृह युद्ध चल रहा था और अगर इसे नहीं रोका जाता ना, तो भारत की सिचुएशन रवांडा जैसी हो जानी थी। नक्सलवाद ने जो इस देश में किया है ना, उसके सामने इस्लामिक टेररिज्म बच्चा है। ये नक्सली आम लोगों से हर साल 140 करोड़ रुपए छीन लेते थे बंदूक के दम पर और इन लोगों ने ना अपनी न्यायपालिकाएं बना रखी थी, जिसमें हर साल दर्जनों लोगों को डेथ पनिशमेंट दी जाती थी। एक ग्रामीण के हाथ पैर बंधे हुए हैं और वह नक्सलियों की बात का जवाब दे रहा है। ग्रामीणों से नक्सली पूछ रहे हैं, इसे छोड़ा जाए या मार दे। इन जंगली नक्सलियों को सपोर्ट मिलता था अर्बन नक्सल से। चमकू और हजारों ख्वाहिशें जैसी फिल्में इन्हें ग्लोरीफाई करती थी। इन्हें ग्लोरीफाई करते हुए किताबें लिखी जाती थी। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स इन्हें क्रांतिकारी बना देते थे। Hindu society must be one of the most violent, to the roots violent society in the world. और जब ये नक्सली इंडियन फोर्सेस पर हमला करते थे या उनको मार देते थे, तब इन यूनिवर्सिटीज में सेलिब्रेशंस होते थे। The aftershocks of India's worst Maoist strike felt at one of the country's most prestigious universities. Students' unions clashing over a function held on JNU campus by a group opposed to using force against Maoists. And for once, on the same side of the divide were arch rivals, student wings of the Congress and the BJP. They allege the function was an attempt to celebrate the bloody massacre.
ऐसा क्या था कि ये कल्चर प्रोग्राम जो था वो इसी ऐसे ही टाइम पे एक कल्चर प्रोग्राम जिस टाइम पे 76 जवान एक तरफ शहीद हो गए। और इसीलिए 2010 में सरकार ने कहा था कि ये बुद्धिजीवी जो है ना वो सबसे बड़ा रोड़ा है नक्सलियों को खत्म करने में। इनकी हिम्मत इतनी थी कि इन्होंने नरेंद्र मोदी तक को असैसिनेट करने का प्लान बना रखा था। The catch that this letter was written over a year ago. Why was nothing done if indeed an assassination bid was being plotted on no one less than the Prime Minister himself? और भाई साहब इसीलिए आज जब ये दीमक की दवाई छिड़की जा रही है ना तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, मेल्ट डाउन हो रहा है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां कह रही है कि भाई जनरल सेक्रेटरी लेवल के नक्सली कॉमरेड को कैसे ठोक दिया भाई। डी राजा जैसे कम्युनिस्ट लीडर्स जो भारत की राज्यसभा में बैठे हैं उनके पेट में भयंकर दर्द हो रहा है कि कैसे मार दिया हमारे लाल को। करेगुट्टा हिल्स पर कब्जे के बाद द वायर वालों ने पूरा आर्टिकल लिखकर इन नक्सलियों को ग्लोरीफाई कर दिया था। इन सालों को तो बैन ही रखना चाहिए था। ये जो अर्बन नक्सल्स है ना ये नक्सलियों को हमेशा से रोमांटिसाइज करते आ रहे हैं, गांधी विद द गन कहकर। जो आदिवासी उठ के आ रहे, जो अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, जो कि अपने हक के लिए लड़ रहे थे, सबको माओवादी बना दिया था। पर इनकी जो गन्स है ना वो आज इनके पृष्ठभाग में जा चुकी हैं और ये अर्बन नक्सल्स आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भारत नक्सलवाद से इनकी आंखों के सामने मुक्त हो रहा है। प्रश्न ये उठता है कि ये काम इतनी जल्दी हुआ कैसे। कई रीजन है इसके पीछे। पहला रीजन है नक्सलियों को ठोकने के लिए गवर्नमेंट का रूथलेस अप्रोच। दूसरा है नक्सलियों के सफाई के लिए सीआरपीएफ तक आधुनिक ट्रेनिंग और वेपन्स का पहुंचाना। तीसरा है नक्सल अफेक्टेड एरियाज में डेवलपमेंट पहुंचाना, सड़कें पहुंचाना, सुविधाएं पहुंचाना, जिससे लोकल लोगों ने इन्हें सपोर्ट देना बंद कर दिया। और चौथा है नक्सलियों के सबसे टॉप लीडर्स को ठोक देना, उनकी हिम्मत को तोड़ देना। यही 4 मेन रीजन है कि 180 जिलों पर राज करने वाले नक्सली, पशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर की घोषणा करने वाले नक्सली आज 6 जिलों में बचे हैं, बस खत्म हो चुके हैं। आई थिंक मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसने भारत को रवांडा बनने से बचा लिया। दिल्ली में बैठकर बक्सर में क्या चल रहा है ये नहीं समझा जा सकता है। ये शायद भारत का सबसे बड़ा युद्ध था जो भारत को भीतर से तोड़ रहा था। पर्दे के पीछे से चीन आग लगा रहा था और आज भारत ने उसी आग को इन नक्सलियों के पिछवाड़े में घुसा दिया है।